हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आईआर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और ये अब नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है दोनों हिंदी और जीएस दोनों सेक्शन को कवर किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को करेंगे और हिंदी वाले सेक्शन को दूसरे वीडियो में सब कवर करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करिएगा और हो सके तो जो भी आपके कन्फर्म ऐसे मान कर चलिएगा कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें आप लोग 100% कन्फर्म हो, तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और इसमें आप जिसमें आपको लगे कि हाँ, आप आंसर आपको वाकई में पता है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। और लास्ट में अपना एनालिसिस ज़रूर कर ले कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और अभी आप लोग कहाँ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जिसको भी ये पीडीएफ की ज़रूरत हो, जो भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो पब्लिश किए गए हैं आर के लिए नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया है। जो लोग भी इच्छुक हैं वो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक 10-15 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और उसमें सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपके नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग आर के लिए स्पेशली जो भी करंट अफेयर हैं या फिर से यूपी स्पेशल या फिर आपका जो टेस्ट सीरीज है, सब वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप लोग जो है एक बार जरूर सोचिएगा। 99 रुपये 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम तक आर एग्ज़ाम तक जो भी नए अपडेट के अकॉर्डिंग जो अपडेट है और नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है आर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और देखिए, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसमें 150 प्लस टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। और उतना जो है अगर आप लोग करते हैं तो उतना बहुत होता है, ठीक है। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई दबाव नहीं है, वो यहाँ पर आकर के वही टेस्ट सीरीज यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है, तो यहाँ आकर के वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि अगर वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में या फिर से क्वेश्चंस पेपर जो यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है वही क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, इससे ये ज़रूर है कि उससे इर्द गिर्द रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़रूरी ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके जो एक्सप्लेनेशन है, बाकी उसके इर्द गिर्द जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और देखिए, मैं बहुत लोगों द्वारा कहा गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को शो किया जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं इंग्लिश मीडियम वाले के। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अब जो है दोनों आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में शो किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि वो भी अच्छे से टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। या थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के विकिरण से उत्पन्न होता है और इसे डेसिबल में मापन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात करें, जैसे इसमें थोरियम आ जाएगा, प्लूटोनियम, यूरेनियम हो गया, ठीक है। और यह जो है विकिरण से जनित या विकिरण जनित प्रदूषण जो होते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत क्राइटेरिया इसके रखा गया है, ठीक है। और इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है इसको रोंटेजन से मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे डेसिबल से नहीं बल्कि रोंटेजन से मापा जाता है, रोंटेजन से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ 20 मिली रैम तक विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाती है, लेकिन इससे विकिरण अगर अधिक हो जाता है तो इससे जो है ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर से जो आपके जानवर हो गए, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें भी जान होते हैं उन सभी को ये नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि अगर 20 मिली रैम जो है इसका रेडियो विकिरण है तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए या फिर जानवरों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर इससे अधिक बढ़ जाता है तो यह हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी इसे मापा जाता है रोंटेजन में, ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला सेक्शन जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मिनीमाता रोग होता है पारे से, इटाई रोग कैडमियम से होता है, ब्लू बेबी होता है सीसा प्रदूषण से, और
नौकनी रोग होता है फ्लोराइड प्रदूषण से। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है या ब्लू बेबी रोग जो है यह नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चूना पत्थर किस खनिज के उत्पादन में कौन देश पहले नंबर पर है, उससे आपको सुमेलित करना है। चूना पत्थर के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है। तांबा उत्पादन में चिली पहले नंबर पे है। तांबा उत्पादन में चिली। मैग्नीज के उत्पादन में अफ्रीका पहले नंबर पे है और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3-4-1-2। 3-4-1-2 ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही है। लोगन, पश्चिम अफ्रीका में जो आपका झूम कृषि है उसको लोगन कहा जाता है। श्रीलंका में झूम कृषि को चेन्ना कहते हैं और नेपाल में इसे कैगिन कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कैगिन जो कहा जाता है झूम कृषि को वो फिलीपींस में कहा जाता है। ठीक है, कहाँ कहा जाता है, फिलीपींस में। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कुछ फेलो कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुश फेलो कृषि के बारे में आपको बताना है। इस कृषि प्रणाली में एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। यह कृषि प्रणाली भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। स्थानांतरित या जो झूम कृषि है इसी को काटकर जलाना अथवा बुश फेलो कृषि कहा जाता है। ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि होता है इसी को बुश फेलो कृषि कहा जाता है और इसके अंतर्गत खेत का जो आकार है काफ़ी बड़ा होता है और इसमें एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। और यह जो कृषि प्रणाली है यह पूर्वोत्तर राज्यों के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, न कि पश्चिमोत्तर राज्यों में। ठीक है, यह जो है आपके पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि बुश फेलो कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है। 10-9, 10-3, 10-10 या फिर 10-6। 1 नैनोमीटर जो है यह 10-9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालक्रम में इन्हें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, इनकी स्थापना के क्रम में इन्हें लगाना है। ठीक है, बात करें अगर हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना किया गया था कब। इसका स्थापना हुआ था 1964 में। 1964 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना किया गया था 1990 में। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का स्थापना 1985 में हुआ था। 1985 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3-1-4-2 ऑप्शन सी। 3-1-4-2। डीमैट अकाउंट के बारे में देखिए। इस खाते में रुपए का लेन देन नहीं होता है। शेयर के न होने पर यह खाता बंद हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डीमैट अकाउंट में रुपए का लेन देन नहीं होता है, इसमें शेयरों का लेन देन किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस खाते में रुपए का लेन देन नहीं होता है। ठीक, और डीमैट अकाउंट की बात करें तो एक प्रकार का यह बैंक खाता होता है जिसमें रुपए की जगह शेयर और बॉन्ड जो है इनकी खरीद बिक्री की जाती है। ठीक, और अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा था। डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही आप शेयर में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके लिए वार्षिक फीस भी देनी पड़ती है और यह खाता शेयर के न होने पर बंद हो जाता है। ठीक, अगर इसमें शेयर की खरीद बिक्री नहीं हो रही है तो यह बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक सेकेंड, शेयर के न होने पर यह खाता बंद हो जाता है, यह बात आपका गलत है। ठीक है, शेयर के न होने पर भी यह खाता बंद नहीं होता। ठीक है, इसमें गलत दिया यार, आंसर गलत दिया। शेयर अगर ना हो, शेयर होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। ठीक है, यह अकाउंट एक बार अगर आपका खुल गया है तो फिर वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की इनके द्वारा अमुक्ता माल्याद ग्रंथ की रचना की गई थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय की बात करें, इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महाकवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय जो है यह स्वयं तेलुगु और संस्कृत के मेधावी विद्वान थे। उनके द्वारा
उनके द्वारा अमुक्ता माल्याद की रचना की गई थी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि भी दी गई थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को आश्रय दिया था अपने यहाँ, और उनके दरबार के जो अष्टदिग्गज थे वो तेलुगु कवियों के प्रमुख थे। अल्लसानी पेडुना नामक जो राजकवि थे, इन्हें राजकवि की उपाधि दी गई थी इनके दरबार में, ठीक है। उसके साथ साथ संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का महान विद्वान भी इसके दरबार में निवास करते थे, ठीक। और उनकी जो प्रमुख साहित्य कृतियाँ थी वो मनुचरित और स्वरोचित थी, ठीक है। मनुचरित और स्वरोचरित इनकी महत्वपूर्ण क्या थी, कृतियाँ थी, किसकी, अल्लसानी और पेडुना की, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प कृष्णदेव राय के बारे में सही हैं। सूफी आंदोलन के बारे में देखिए, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने राज्य की सेवा स्वीकार कर उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त की थी। सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही है, दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सुहरावर्दी संतों की अगर हम बात करें, यह जो है भारत में लगभग उसी समय पर इनका जो है प्रवेश हुआ था जिस समय चिश्तियों ने, मतलब चिश्ती और सोहरावर्दी, इन दोनों लोगों का भारत में आने का जो क्रम है वह लगभग साथ ही है, ठीक है। लेकिन उनकी जो गतिविधि है यह मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान वाले क्षेत्र में थी। और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध जो संत थे वह शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और हमीमुद्दीन नागौरी थे। चिश्तियों के विपरीत जो सोहरावर्दी संत थे, यह गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा को स्वीकार किया था और उनमें से कुछ लोग मजहबी विभाग में ऊंचे पदों पर भी आसीन थे। दूसरी ओर जो चिश्ती संत थे, यह राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे और शाही तथा अमीरों की संगति से दूर रहते थे, ठीक है। इनका मानना ये था कि राजा और रजवाड़ों से मेल मिलाप करना जो चिश्ती संत के चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, ठीक है। इनका मानना था कि जो शासक है, बादशाह है, उनसे मेल मिलाप करना उचित नहीं है, ठीक है। जबकि जो सुहरावर्दी संत थे, यह जो है अमीरी का जीवन व्यतीत करते थे और शासकों के दरबार में इनको उच्च पद भी प्रदान किया गया था। उसके साथ साथ इनको जो है शासकों के द्वारा, जो उस समय के बादशाह थे, इनको बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लाभ और बहुत सी जो है वस्तुएं भेंट की जाती थी। उसके साथ साथ धन दौलत भी, जागीरें वगैरह दी जाती थी, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? सविना अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। कौन गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव का स्वीकार करना। यह गलत है। गांधी इरविन समझौते में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और इन लोगों के बीच में समझौते के अंतर्गत जो मतलब बात की गई थी, जिस पे सहमति बनी थी, उसमें यह था कि समुद्र के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने और उन्हें लेने की अनुमति दी गई थी। उसके साथ साथ सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं जैसे अफीम, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अनुमति दिया गया था। उसके साथ साथ सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, अर्थात जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं उन्हें पुनः जो है नौकरी में वापस बुलाया जाएगा, ठीक। सविनय अवज्ञा के संबंध में सरकार द्वारा जारी जो अध्यादेश है वापस लिया जाएगा, ठीक है। जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसके खिलाफ जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, इसको भी ब्रिटिश सरकार ने वापस लेने की बात की थी। उसके साथ साथ हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, मतलब जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है, उन कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में कौन सा राज्य आता है, ये आपको बताना है। इसके अंतर्गत देखिए, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बीच जो महादेई जल विवाद है यह देखने को मिलता है, ठीक है। और महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था 2010 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है, कह सकते हैं, राज्यों के बीच यह विवाद है, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 2, 3, 5 या फिर 7? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की जो बात की गई है वह 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता, याद रखिएगा, विचार,
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक है, विश्वास और उपासना। ठीक, ये क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये सभी जो है आपके क्रम से हैं। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, मद्रास या फिर कोच्चि। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, मछलीपट्टनम में। और कब की गई थी? 1611 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद पुनः जो है इसके बाद सूरत में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तुर्क ए चहलगामी के बारे में देखिए। प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इल्तुतमिश ने इसका शुरुआत किया था और बलबन ने इसको समाप्त किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ तक कि जो बलबन है ये भी जो आपका तुर्क ए चहलगामी है उसका सदस्य था। ठीक है, लेकिन जब बलबन का शासन आता है तो यह जो है इसे क्या करता है? इसे समाप्त कर देता है। ठीक है, दोनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बारे में देखिए। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 5वें स्थान पे है। जनसंख्या घनत्व के मामले में 5वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है मेरठ। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही था, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है इस मामले में उत्तर प्रदेश 9वें नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। ठीक, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन के लिए अनुकूल शुष्क उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्ड दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए पर्यावरण साक्षर अधिनियम कब का है? पर्यावरण साक्षर अधिनियम जो है 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम है 1972 का। जलवायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 का है। और वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2143 ऑप्शन सी हो जाएगा। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत कमी, ये देखिए यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमेरिका बाजार में अमूल ब्रांड के वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। वे जो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं अमेरिकी बाजार के लिए कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए वो जो वेरिएंट है वो आपका अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल स्लिम एंड ट्रिम। कौन से मतलब वेरिएंट हैं जो अमेरिकी बाज़ार में लॉन्च किए गए हैं अमूल ब्रांड द्वारा, ये आपको बताना है कोड के हिसाब से। देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी ब्रांडों को अमूल द्वारा अमेरिकी बाज़ार में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में देखिए। यह योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यह जो योजना है वह केंद्र सरकार की योजना है जिसके माध्यम से जो आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, ठीक है, MSME, उनको जो है जो महिलाओं के नेतृत्व में चलता है, ठीक है, उसको ये धन उपलब्ध कराया जाएगा और महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए उसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से वो कैसे जो है खाद छिड़क सकती हैं, ठीक है, और उसमें जो है फसल डाल सकती हैं, ये सब के लिए उन्हें क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में लैटराइट मृदा रबी की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। लैटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, लैटराइट मृदा रबी फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह मुख्य रूप से पाई जाती है और इसमें जो उपजाऊ या कैसे जो जैविक पदार्थ होते हैं वह बह करके या तो कहीं और चले जाते हैं या फिर मृदा के निचली परत में चले जाते हैं। ठीक है, जिससे उर्वरता इसमें बिल्कुल समाप्त हो जाती है और ऊपर जो है जो आपके खनिज संसाधन, खनिज जो है जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके जो टुकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा।
हिमालय पर्वत श्रृंखला के स्थित दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। हिमालय में जो दर्रे स्थित हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका बुर्जिला, पीरपंजाल, जोजिला और बनिहाल। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। किर्च जल संधि के बारे, किर्च नहीं, ये कर्च जल संधि है। ठीक है, कर्च जल संधि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। इस जल संधि का उपयोग रूस और यूक्रेन दोनों करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि कर्च जल संधि जो है या काला सागर और मरमरा सागर नहीं, बल्कि काला सागर और अजेव सागर के बीच में है कर्च जल संधि। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में काली मृदा तंबाकू की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। काली मृदा में लोहे की प्रचुरता नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत में काली मृदा तंबाकू और रागी की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि तंबाकू की फसलों को प्रचुर मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती है, जो कि लाल मृदा में पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा जो है इसमें लोहे की प्रचुरता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्रधानता या फिर प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? इस पर जो है जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक जो है यह ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण टीन का लेप किया जाता है इस पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। यह बाहर की ओर वक्रित होने के साथ साथ सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मार्कोसूर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पूर्वी यूरोप देश का एक राजनीतिक संगठन है, या पश्चिमी एशियाई देशों का एक व्यापारिक संगठन है, या दक्षिण अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक और राजनैतिक संगठन है, या फिर यह अफ्रीकी देशों का एक राजनैतिक और सैनिक संगठन है। मार्कोसूर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह दक्षिण अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक और राजनैतिक संगठन है। ठीक है, जिसको मार्कोसूर के नाम से जाना जाता है, और यह जो है 1995 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1995 में इसका स्थापना किया गया था। और इसके जो सदस्य देश हैं, ठीक है, इसके जो मतलब अगर संस्थापक सदस्य एक देश के बारे में पूछें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में इसमें बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम, ये सभी देश इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि 2023 में बोलीविया को इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था, जिस कारण यह चर्चा में तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है यह कहाँ पे है? देखिए इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी प्रेस नोट मुंबई और बैंक नोट प्रेस देवास। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेंसी प्रेस नोट, या नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र में करेंसी प्रेस नोट है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फतवा ए जहादरी की रचना किसने की थी? फतवा ए जहादरी की रचना जो है यह की गई थी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। ताजुल मासरी की रचना किसने की थी? ताजुल मासरी की रचना हसन निजामी ने की थी। ठीक है, तबकाते नासरी की रचना मिनहाजुद्दीन बिन सिराज ने की थी, मिनहाजुद्दीन बिन सिराज ने। और खजाइनुल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 1 4 3 2। ठीक, 1 4 3 2। ठीक है, ताजुल मासरी की रचना हसन निजामी ने की थी, खजाइनुल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी, तबकाते नासरी की रचना मिनहाजुल सिराज ने की थी, और फतवा जहादरी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस न्यायवाद में किया था? शंकरी, प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारती या फिर मिनर्वा मिल्स। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे की संरचना का क्या किया गया? सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, मूल ढांचे की संरचना का सिद्धांत दिया गया था। इसी में कहा गया था, इसी में जो है जैसे गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मूल अधिकार है वो पवित्र अधिकार हैं, और संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही निर्णय को पलट दिया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, और मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगा? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे का निर्धारण किया जाएगा कि कौन इसमें से मूल ढांचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में प्रावधान करता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, और भाग 17 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग जो आपका 20 है इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। भाग 17 की अगर हम बात करें, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राजभाषा का, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किस भाग में किया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आपका सी हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर या फिर जहादर शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसके द्वारा जो मयूर जड़ित तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट करके या ले गया था। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। देव दीपावली का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? देव दीपावली का आयोजन होता है वाराणसी में। त्रिवेणी या कहाँ पे है? प्रयागराज में है। यमुना या आपके मथुरा में है, और सरयू अयोध्या में। ठीक है, सही आंसर इसका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? अमेठी, बाराबंकी, बलिया या फिर मऊ? इसका सही आंसर आपका सी, बलिया। बलिया जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पार्ट नहीं है। कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगे हैं? तो वो है आपका लखनऊ, जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद यह जो है बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के से सटे हैं ये भी याद रखिएगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होकर के कहाँ समाप्त होता है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ ले कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को जोड़ता है, तो 9 जिलों को जोड़ता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 340 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। लेटिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखिए, यह स्थिर या रुका हुआ जल स्रोत है। इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत झरने एवं नदियाँ आती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगर देखिए दोनों में अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले में क्या कह रहा है कि यह स्थिर या रुका हुआ जल स्रोत है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत झरने और नदियाँ आती हैं। अगर रुका हुआ जल स्रोत है तो इसके अंतर्गत झरने या नदियाँ आएंगी, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो तालाब आदि जो जहाँ पे जल रुका रहता है वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेटिक के अंतर्गत। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आप सी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 217। क्वेश्चन नंबर 40, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8000। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य टाइगर ट्रायम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ, इसको आप भारत और ट्रम्प मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो उनसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान जो है मासिनराम है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग 11,872 किलोमीटर मासिनराम में होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नियाग्रा जलप्रपात के बारे में, यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की ओंटेरियो झील पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, बात बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन यह जो स्थापित है, या कह सकते हैं कि इसका निर्माण जिस झील द्वारा होता है वह ओंटेरियो झील नहीं है, बल्कि सुपीरियर झील द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा होता है? सुपीरियर झील द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? एल्यूमिनियम का एक्स बॉक्साइड, तांबा का क्यूपराइट है, जिंक का कैलेमाइन और आयरन का कैल्वेराइट। कौन सा विकल्प इसका गलत है?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आयरन कैल्वेराइट का नहीं है, आयरन जो है वह हेमेटाइट का अयस्क है, या कह सकते हैं कि आयरन का जो अयस्क है वो है आपका हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। मनुष्य की जो श्रवण सीमा है, मनुष्य की जो श्रव्यता सीमा है वो कितनी है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा अत्यधिक गाढ़ा होने के बावजूद तेजी से बहता है। किसी द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग, किसी द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग, उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो द्रव प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एरड़ स्तंभ अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें भानुगुप्त के मित्र गोपराजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भानुगुप्त का जो मित्र था गोपराजा, इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी का नाम था सुंदरी, इसने सती, यह जो है सती हो गई थी, जिसकी जानकारी हमें एरड़ स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है, एरड़ स्तंभ लेख से मिलता है और यह सती होने का पहला जो प्रमाणीय साक्ष्य है यहीं से मिलता है। और यह कब की बात है? 510 ईस्वी की बात है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव था क्या था? भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क, घटनाओं के निश्चित तिथिक्रम का ज्ञान, सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण, या इनमें से सभी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले जो टेस्ट सीरीज में किसी में सॉल्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था और इसके अंतर्गत महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और इसके बारे में अगर कुछ और फैक्ट देखें हम, तो 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में ही आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे इनको गहन प्रशिक्षण दिया गया था, फौज के लिए धन एकत्रित किया गया था, नागरिकों को भी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके साथ साथ स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया था जिसे रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 282 में निहित विवेकाधीन अनुदान के बारे में कौन सा सही नहीं है? संघ एवं राज्यों दोनों किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकता है। इस अनुदान को प्रदान करने के लिए केंद्र बाध्य है। इस अनुदान का उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस अनुदान को प्रदान करने के लिए केंद्र बाध्य, आपका गलत है। ठीक है, यह केंद्र के विवेकाधीन शक्ति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह चाहे तो राज्यों को अनुदान दे, नहीं तो ना दे, इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 282 में इसका उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें अगर आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 282 में क्या है? विवेकाधीन अनुदान, उसके विवेक पर निर्भर करता है ना। तो अगर ये केंद्र के विवेक पर निर्भर करेगा तो बाध्यकारी उसके लिए कैसे होगा? तो देखिए बहुत से क्वेश्चन जैसे जो हमें नहीं पता है, अगर हम अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं तो उससे ही हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, वह विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कजरी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? बात करें अगर कजरी नृत्य की, यह अवध वाले क्षेत्र में, और रसिया जो है यह आपका कहाँ मनाया जाता है? रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका हरदौली नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है? हरदौली नृत्य की बात करें तो यह आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। और बिरहा जो है यह कहाँ मनाया जाता है? बिरहा की अगर हम बात करें तो यह आपका मौजपुर या भोजपुर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा इसका आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राज्य पशु उत्थान अर्थात वड़ संकर केंद्र है बरेली में, आलू अनुसंधान केंद्र है आगरा में, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है शाहजहाँपुर में। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दो विकल्प सही है। ठीक है,
देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान या कानपुर नहीं बल्कि लखनऊ में है, ठीक, लखनऊ में है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। राज्य पशु उत्थान वर्णशंकर या आपकी बरेली में, यह बात बिल्कुल सही है। आलू अनुसंधान केंद्र या आगरा में नहीं, कहाँ पे है, या जो है आपके गाजियाबाद में है, ठीक है, गाजियाबाद में है, तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान ये शाहजहाँपुर है, ये बात भी ठीक है, ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, दो विकल्प सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में लगाना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट गैंडा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है यह 1973 में हुआ था, ठीक है, 1973 में। प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और प्रोजेक्ट गैंडा की जो शुरुआत की गई थी यह 1987 में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वह 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। यदि उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाता है, यदि उत्तर, ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन बाकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन लोग जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते जनघनत्व वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा एक सही क्रम है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और मिजोरम, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका जनघनत्व जो है 17 है, अंडमान निकोबार का जनघनत्व है 46 और मिजोरम का जनघनत्व जो है वो 52 है, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जो संख्या वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में है। और इस मामले में मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और इस मामले में महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, उड़ीसा आपका तीसरे और राजस्थान चौथे, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। मेघालय के नए राज्य गान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 2 मिनट के इस राज्य गान में गारो, खासी एवं अंग्रेजी भाषाओं का खंड शामिल है। इसमें जैंतिया या फिर पनार भाषा के शब्द भी शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। मेघालय सरकार द्वारा 52वें राज्य दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से आधिकारिक राज्य के गाने की घोषणा की थी, ठीक है, या कह सकते हैं कि उसको अपनाया था। और 2 मिनट के इस गाने में गारो, खासी और अंग्रेजी भाषाओं के खंडों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें जैंतिया और पनार भाषा के शब्द शामिल नहीं हैं, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है। कब किया गया था? 1979 में, ठीक, 1979 में। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया का भाग नहीं है? ब्रुनेई, कंबोडिया, स्लोवाकिया या फिर लाओस? कूट के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कुल देशों की संख्या अगर पूछ ले तो 10 हैं, और ये 10 देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है, ठीक है। बाकी जो स्लोवाकिया है यह यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, यूरोप का देश है, ठीक। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और आपको बताना है कौन इसमें से सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध कटक, उड़ीसा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान चिकमंगलूर, और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, एक सेकेंड, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपके कटक में ही है, ठीक है। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, अच्छा इसमें पूछा है कि युग में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो वो आपका ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र जो है यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान या बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान या कुर्ग कर्नाटक में, ठीक है। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान चिकमंगलुरु नहीं, कोयम्बटूर में, ठीक है, यही आपका गलत है। मीथेन के बारे में देखिए, यह तरलिखित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। लिग्नाइट कोयले में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। मीथेन गैस जो है यह वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है, और यह जो है उच्च गुणवत्ता वाले कोयले जैसे बिटुमिनस और एंथ्रासाइड कोयले की तुलना में
निम्न गुणवत्ता के कोयले जैसे कि भूरा कोयला अथवा लिग्नाइट में मीथेन की जो मात्रा है वो कम होती है, ठीक है, कम होती है। तो याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयले में मीथेन की मात्रा अधिक नहीं बल्कि कम होती है। सबसे अधिक आपका बिटुमिनस और जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें अधिक होता है, ठीक है। और यह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख घटक होता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन है, न कि मीथेन, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है शंघाई में, ठीक है, शंघाई में इसका मुख्यालय है। और 2014 में जो फोर्टलेजा ब्राज़ील में घोषणा हुआ था, छठा शिखर सम्मेलन 2014 में हुआ था फोर्टलेजा ब्राज़ील में, और यहीं पर जो है इसी सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई थी और 2015 में इसका स्थापना कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है किस घोषणा के अंतर्गत किया गया था? तो फोर्टलेजा घोषणा के अंतर्गत किया गया था, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देखिए, 2 अक्टूबर 1975 को इसका स्थापना हुआ था। पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंदौर मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इनका उद्देश्य कमजोर वर्गों को रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 1975 में कुल जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वह 5 की गई थी, और वो कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, ठीक है, हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के जयपुर में और पश्चिम बंगाल के मालदा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ठीक। तो याद रखिएगा, कुल 4 राज्यों के 5 जगहों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को, और इस बाजार का जो सारा लेन देन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन माध्यम से होता है। इस प्रणाली को अपनाने से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये तीनों विकल्प सही हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही है। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या है जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र छापा था, या कह सकते हैं उसका आंखों देखा चित्रण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वेब मिलर, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे क्रम से आपको लगाना, नए राज्यों का गठन, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार और संसद की गणपूर्ति। इसमें आपको बताना है कि संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। किसमें संशोधन? संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है। देखिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नए राज्यों का गठन करना हो, राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार हो और संसद की गणपूर्ति, इन तीनों में जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन देने की बात की गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? मतलब गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। हैदर अली के बारे में देखिए, इसने डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डिडीगुल में जो इसके द्वारा आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी वह 1755 में किया गया था, ठीक है, 1755 में किया गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और 1782 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ खनिज संसाधन दिए गए हैं और क्षेत्र या फिर जिला दिया गया है, उससे आपको सुमिलित करना है, ठीक है। सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है कौन? सैंडस्टोन जो है मुख्य रूप से अहरौरा में पाया जाता है, जिप्सम झांसी में, यूरेनियम जो है यह आपका पाया जाता है ललितपुर में, और ग्रेनाइट जो है या बादा में, ठीक है। सही आंसर इसका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। इसका सही आंसर है ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 1956 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और जो वन्यजीव संरक्षण संगठन है इसका स्थापना किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि स्थापना करने की बात की गई है इटावा में, ठीक है, इटावा में। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
8,000। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर 80। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई थी? पंजाब, मिजोरम, लक्षद्वीप या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है पंजाब में देखी गई थी। ठीक है, पंजाब में जो वृद्धि हुई थी लगभग 48 प्लस के आसपास हुई थी। ठीक है, मिजोरम में वृद्धि 6 की देखने को मिली थी। ठीक, राजस्थान में कमी देखने को मिला था -48 के आसपास। ठीक है, और लक्षद्वीप में भी -48 के आसपास कमी देखने को मिला था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। वीवीपैट के बारे में देखिए, यह चुनाव संबंधी संभावित धोखाधड़ी या ईवीएम में खराबी का पता लगाने में मदद करता है। यह संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का एक साधन प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रेणुका झील है राजस्थान में, रूपकुंड है उत्तराखंड में, बेम्बानड है केरल में और बुलर झूल है जम्मू कश्मीर में। कौन इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रेणुका झील की अगर हम बात करें, ये राजस्थान नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, बेम्बानड है केरल में और वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए वाणिज्यिक कृषि के बारे में। चाय एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत की सुरमा घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें, चाय एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, चाय उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, न कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का। ठीक है, और इसके लिए जो तापमान है लगभग 24 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और वर्षा जो है कम से कम 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो ढलवा मिट्टी है, मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा न होता हो, उस भूमि पर अच्छे से इसकी कृषि होती है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एनालाइजेसिक पीड़ाहारी, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी या फिर एंटासिड? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंटासिड। ठीक है, व्यक्ति के उदर अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर जो है वह अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादन करने लगता है, जिस कारण उदर में दर्द और जलन अनुभव होता है। ठीक है, और इस दर्द को कम करने के लिए इस एंटासिड नामक जो क्षारक है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेटल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक शाकीय पादप है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं और इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्त्रावण होता है। कौन सा विकल्प नेटल के बारे में गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात नेटल के बारे में सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा। बेनेलक्स के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड का व्यापारिक संघ है और इसका मुख्यालय है ब्रिसेल्स में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। इसकी स्थापना पूछ सकता है कि बेनेलक्स कंट्री जो है इसका स्थापना कब किया गया था? 1948 में इन देशों द्वारा मिल करके इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, जो एक व्यापारिक सहयोग के लिए स्थापना किया गया था और मुख्यालय ब्रिसेल्स बेल्जियम में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में और ओपेक का वियना में है। ठीक है, देखिए ओपेक का सदस्य वियना नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय है वियना में, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चारकुला नृत्य किस राज्य का है? चारकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश का। सारहुल नृत्य मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अग्नि नृत्य जो है यह राजस्थान में किया जाता है और जाबरो नृत्य किया जाता है लद्दाख में। सही आंसर 4 2 1 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। 17 बार इसके द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत से धन संपदा को लूटना था, न कि भारत में अस्थायी एक साम्राज्य का स्थापना करना था। ठीक है, मुस्लिम शासन की। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में।
मध्य क्षेत्रीय परिषद का भोपाल में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। और ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और जो क्षेत्रीय परिषद है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो जो है आपका होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, होम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक, तो बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका, देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप जो है इसके भी, दिल्ली और लक्षद्वीप के जो सदस्य हैं निर्वाचित वो भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा 21 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। एजेंडा 21 जो है यह धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है और यह पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। और इसका जो स्थापना किया गया था रियो डी जेनेरियो में, जो 1992 का पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, यहीं पर इसका स्थापना की बात किया गया था और यह हुआ था कब? 1992 में, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन श्रम बाजार को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन श्रम बाजार को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा, क्षेत्र का आर्थिक आधार एवं संरचना, औद्योगिक विविधता, युवाओं का कौशल और सार्वजनिक व्यय, यह सभी जो है श्रम बाजार को प्रभावित करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्षेत्र का आर्थिक आधार और संरचना, उसका आर्थिक आधार क्या है ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। औद्योगिक विविधता कितनी है और युवाओं में कौशल है या फिर अकुशल युवा है, ठीक है, ये भी। और सार्वजनिक व्यय, सरकार कितना इसे प्रमोट कर रहा है, सरकार द्वारा कितना इस पर व्यय किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सभी जो हैं श्रम बाजार को प्रभावित करती हैं, डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके वर्तमान स्वरूप की जो स्थापना है 1966 में की गई थी, 1966 में की गई थी। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशों के प्रयास को समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम 1949 और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष 1958 की विलय के बाद 1966 में यूएनडीपी के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण किया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। कोयला के बारे में देखिए, भारत में सर्वाधिक एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो सिगरैनी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। भारत में सर्वाधिक एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला नहीं पाया जाता है, बल्कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला मिलता है वह बिटुमिनस प्रकार का है, ठीक है, और भारत में लगभग 99% कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह दामोदर क्षेत्र, जो दामोदर नदी घाटी है वहाँ पर स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो गया, झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कानपुर नहीं करणपुर है, ठीक है, और रामगढ़, यहाँ पर मुख्य रूप से कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ अम्ल और फल पदार्थ दिया गया है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है बेरी में और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सही आंसर इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है? इस कृषि में जीवाश्म पदार्थों वाले कृषि आगतों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति में कीटनाशकों, कवकनाशकों और शाकनाशकों का प्रयोग अधिक पैमाने पर किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना। देखिए पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए कृषि, पारिस्थितिकी कृषि जो है इसको कार्बनिक या सुसंगत या जीवाश्म कृषि कहा जाता है। इस कृषि प्रणाली में जीवाश्म पदार्थ वाले कृषि आगत का प्रयोग होता है। इस कृषि प्रणाली में उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक और वृद्धि नियंत्रणक आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
या पानी में माइक्रो प्लास्टिक को हटाने में सक्षम है। इसके निर्माण में 3 पॉलीमर परतों का उपयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के सूक्ष्म कण होते हैं। तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता को मापा जाता है, हवा की आर्द्रता को। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है। और पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप का मापन होता है, ठीक है। सही आंसर इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अम्लीय वर्षा के बारे में देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान है 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है कब, और ऐसी परिस्थिति में नदी के जलीय जीवधारियों की जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है, ठीक है। कब? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, और इससे उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी उत्तरजीविता, कह सकते हैं कि उनके जीवन स्तर के लिए वो खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पीएच मान बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है। भारत सरकार के किन टकसालों में सिक्कों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदकों का भी उत्पादन होता है? मुंबई और कोलकाता, मुंबई हैदराबाद, कोलकाता नोएडा, या फिर कोलकाता हैदराबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई और कोलकाता के टकसाल में सोने चांदी के साथ साथ इसमें अगर हम बात करें सोने चांदी के जो परख और उसके सिक्के यहाँ पे छपाई की जाती हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पदक होते हैं, जो मेडल्स वगैरह होते हैं, उनका भी क्या किया जाता है? उनका भी छपाई किया जाता है। बाकी अगर पूछ ले स्थापना, मुंबई टकसाल का जो स्थापना किया गया था 1830 में, आज़ादी के पहले ही हुआ था, ठीक है। और कोलकाता का 1903 में हुआ था। इसका भी स्थापना आज़ादी के पहले ही हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, कोलकाता का जो स्थापना है 1903 में नहीं हुआ था, ठीक है। कोलकाता टकसाल की अगर हम बात करें, इसका स्थापना किया गया था 1950 में, आज़ादी के बाद हुआ था, ठीक। हैदराबाद टकसाल का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1903 में हुआ था। और नोएडा टकसाल का स्थापना किया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में। तो इसमें याद रखिएगा, कोलकाता का 1950 में हुआ था, मुंबई का हुआ था 1930 में, हैदराबाद का 1903 में, और नोएडा का 1989 में। अगर पूछ ले सबसे पुराना टकसाल कौन सा है तो वो आपका कौन सा है? वो आपका हैदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंकों को अपनी मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग नकद, स्वर्ण और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। जमाकर्ताओं की धन निकासी की आवश्यकता को पूरा यह करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों से यारी की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखिए, वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो बड़े नेता थे, ठीक है, लोकप्रिय नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद यह जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में चला था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय आपातकाल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, संविधान में इसकी अधिकतम समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है, और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा वित्तीय आपातकाल के बारे में सही नहीं है? आपको कूट के हिसाब से बताना है, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 अनुच्छेद 360 में किया गया है, और 2 महीने के अंदर इसको स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए, इसमें याद रखिएगा जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, आपातकाल की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो अनुमति है वह 1 महीने के अंदर मिलना चाहिए, ठीक। और इसका जो उल्लेख है 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन इसके लिए 2 माह के अंदर मिलना चाहिए मंजूरी, 356 में इसका उल्लेख किया गया है। और वित्तीय आपातकाल को भी 2 महीने के अंदर मंजूरी मिलना चाहिए, और इसका उल्लेख 360 में किया गया है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखिए, वीडियो जो लोग देखते हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनसे ज़्यादा वो लोग वीडियो देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है और थोड़ी सी भी आप लोगों की तैयारी में अगर मेरे द्वारा जो वीडियो
आपके लिए बनाए जाते हैं, उससे मदद मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं या फिर से जो भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं वो समय समय से मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार, जो इनका व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहा, बाकी जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पूरा, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नित्य निर्देशक तत्व के बारे में देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरित है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, और सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता। कौन इसमें से गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 सब क्लॉज डी में इसका उल्लेख किया गया है, और यह जो है एक समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत है। ठीक, बाकी ये तीनों आपके गांधीवादी सिद्धांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ झील दिया गया और स्थान दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? ये आपके गोरखपुर में है। सुराहा ताल है बलिया में। नवाबगंज झील जो है यह आपके उन्नाव में है, और अवधी ताल है वाराणसी में। सही आंसर इसका 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के बारे में आपको बताना है पूर्व साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो साक्षरता है वो केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है। ठीक, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत में चाय का उत्पादन ग्रे क्रांति के कारण बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई भी क्रांति की शुरुआत नहीं की गई थी। ठीक है, किसी भी क्रांति की शुरुआत नहीं की गई थी, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा का संबंध ग्रीष्म ऋतु से नहीं है? आम्र वर्षा, मावट वर्षा, चाय वर्षा या फिर कॉफ़ी वर्षा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मावट वर्षा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए और उसकी राजधानी। केन्या की जो राजधानी है वो आपका नैरोबी है। कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले, और युगांडा की कंपाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में स्टार्च और शर्करा के रूप में पाया जाता है। आलू, शकरकंद, गाजर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिदोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, या फिर न तो नज़दीक और न ही दूर की वस्तुओं को देख सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि देखिए इससे आप जान सकते हैं, दूर दृष्टि मतलब दूर की दृष्टि, निकट का दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की स्थिति तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की स्थिति जो वस्तुएं हैं उनको देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण जो है उसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक, और यह जो दृष्टि दोष है मायोपिया की बात करें, इसमें क्या पूछा है? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, अर्थात निकट की स्थिति या फिर वस्तु जो है उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट की दृष्टि, दूर का दोष। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है जो मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष है, इसमें आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक यूपीएस या फिर एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सही सुमिलित नहीं है? भिलाई भिलाई जो इस्पात संयंत्र स्थापना किया गया था इसका सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर का ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और बोकारो का फ्रांस की सहायता से। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है यह फ्रांस के सहयोग से नहीं किया गया था, ठीक है, बल्कि बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना सोवियत संघ या फिर रूस के मदद से किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कालमेजुथु चित्रकला किस देवता से संबंधित है? देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ जी कृष्ण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये माता काली से संबंधित है, ठीक है। कालमेजुथु चित्रकला, और यह कहाँ का है? आपका केरल का है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? अल हिलाल समाचार पत्र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक। इसकी रचना जो है तहजीब उल अखलाक की सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। कौन सा विकल्प 1929 अधिवेशन के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपातकाल के बारे में देखिए, संविधान लागू होने के बाद से वर्तमान समय तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल एक बार की गई है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा वर्तमान समय तक 2 बार की जा चुकी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार किया जा चुका है, और कब कब हुआ था? 1962, ठीक, 1971 और 1975 में किया गया था, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एको बार नहीं की गई है, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यायिक प्राधिकरण, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, विधिक निकाय और प्रशासनिक निकाय, इनमें से कौन से प्राधिकरण या फिर निकाय के विरुद्ध उत्प्रेषर रिट जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषर रिट जो है यह न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी हो सकता है, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध और प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी हो सकता है, विधिक निकाय के विरुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मूल अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यह असीमित है, यह अस्थायी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प गलत हैं। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है या गलत है? मूल अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी मूल अधिकार सभी नागरिकों को और विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। देखिए इसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक, और वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक। इन्हें छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय और विदेशी सबको प्राप्त हैं, और यह असीमित है नहीं, यह असीमित नहीं होते हैं, ठीक है। उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह अस्थायी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, वह इसके माध्यम से अपने विरोधियों का दमन करना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेदी या दीवारी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के भाव से किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से दिवाली या दीपावली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। कांगो जारी नदी के बारे में देखिए, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। स्टैनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि कांगो जारी नदी जो है इसकी अगर हम बात करें, कांगो जारी नदी यह कर्क रेखा को नहीं बल्कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है।
ठीक है। बाकी अगर ये पूछे कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा जो है इसको भारत में माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी। और मकर रेखा को अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वह 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ऑस्ट्रेलिया का विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप का जो वाइपा क्षेत्र है यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरे नहीं बल्कि पहले नंबर पे है। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवश्यक होती हैं। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवास एवं पोषक तत्व प्रदान करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती ओरोलॉजी। कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फलों की जो कृषि है या फिर खेती है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। तो डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसकी रचना किसने की थी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की गई थी डार्विन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में की गई थी। 1947 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था यह 1935 में हुआ था, 1935 में। ठीक है, 1935 में किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। उद्यम पोर्टल के बारे में देखिए, यह स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक पोर्टल है। यह पंजीकृत लघु एवं मध्यम व्यवसायियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। उद्यम पोर्टल की बात करें तो यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, तो न कि स्टार्टअप के लिए। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। सबकी योजना सबका विकास यह अभियान का जो उद्देश्य है क्या है। सबकी योजना सबका उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में विगत 5 वर्षों में किए गए कार्यों को ऑडिट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी अकबर के शासनकाल में, शेरशाह के संरक्षण में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के संरक्षण में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य ग्रंथ को पूर्ण किया था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नागपुर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है जिसमें असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। कौन इसमें से नीति निर्देशक तत्व यह बताना है। इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना यह आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत ये नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक, बाकी सभी जो है क्या है मूल कर्तव्य है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिए, इसने राजधानी को परिवर्तित किया, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया था और इसने जो है सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा भी चलाई गई थी। तो सही आंसर इसका जो है वो ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था या पहला सुल्तान था जिसके द्वारा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान इसका शुभारंभ किया था। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर किरण रिजिजू। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। ठीक है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ठीक, और कहाँ से की गई थी अगर ये पूछ ले तो दिल्ली से किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली से। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है गुंटूर में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है पुणे में, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड है दिल्ली में और चाय बोर्ड है असम में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है।
देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसकी शुरुआत की गई थी 1958 में, और यह कार्ड 10 वर्षों के लिए वैध होता है, और प्रत्येक ऋण का जो भुगतान है 12 महीने में करना होता है। फसल पैटर्न में परिवर्तन पर ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह कार्ड 10 वर्ष के लिए होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, यह कार्ड की अगर हम बात करें, इसकी जो वैधता होती है 3 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए होती है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी, अर्थात बी गलत है। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया यह शब्द किससे संबंधित है? विश्व व्यापार से, सोने के व्यापार से, काला बाजार या फिर स्टॉक एक्सचेंज? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, स्टॉक एक्सचेंज से। तेजड़िया जिसको बुल्स कहा जाता है और मंदड़िया को बियर्स कहा जाता है। तेजड़िया मतलब जो कह सकते हैं बुल्स, जो आपका ये क्या कहते हैं, सांड जो होता है या फिर बैल जो होता है सांड, या क्या करता है, यह सींग से किसी को भी अगर मारना हो तो सींग से उठा करके ऊपर फेंकता है। तो मार्केट में जब वृद्धि होती है, शेयर मार्केट में जब उछाल आता है, तब इसको जो है बुलिस्ट कहा जाता है। ठीक, मतलब बैल जो है अपनी सींग से उठा के फेंक रहा है। ठीक है, और जब मंदड़िया आता है अर्थात बियर, अर्थात भालू क्या करता है, भालू अपने पंजे से, अगर पेड़ पे आप चढ़ रहे हो या कोई चढ़ रहा है तो अपने पंजों से उसको खींचता है। ठीक है, तो मतलब मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो उसका जो संकेतक है बियर अर्थात भालू है, और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो इसका जो संकेत है क्या है, बैल है, सांड है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत केंद्र के बारे में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना फ्रांस के सहयोग से सोनभद्र में किया गया था, और इसकी जो कुल स्थापित क्षमता है 2158 मेगावाट है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वह रूस के सहयोग से किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। ठीक है, 1967 में, और इसकी कुल उत्पादित जो क्षमता है यह 1288 मेगावाट है। 1288 मेगावाट है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है 17 व 7 है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो गाजियाबाद है। कौन इसमें से गलत है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि एक सेकंड, कौन सा आपका सही है? दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो तो 17 है अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए एको सीट का आरक्षण नहीं किया गया क्योंकि उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और देखिए जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर 40% सब्सक्राइब करने वाले वीडियो देखते हैं तो 60% ऐसे लोग देखते हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है वीडियो और काम आपके ज़रूरत की है, ठीक है, इससे आपको लाभ हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, और जिस भी क्वेश्चंस को लेकर के डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका PDF वाला ग्रुप है उसे अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो फीस है 99 रुपये है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।